गई मातृभाषा जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जो उसको आती है ऑलरेडी। तो मातृभाषा को स्थान नहीं दे रहे, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, यानी टारगेट लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज अगर इंग्लिश है मान लीजिए तो इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी है तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वर्जित है। तो ये होता है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड के अंदर, है ना। ये नेचुरल में तो भाई नेचुरली जो बच्चों को भाषा आती है वो उस पे जाएंगे। द्विभाषिक में तो दो भाषाएं बोली जा सकती हैं, दो भाषाओं का इस्तेमाल होगा, ट्रांसलेशन हो सकता है। श्रव्य भाषिक यानी सुन करके जो है बच्चा बात करेगा जो भी बोला जा रहा है। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष मेथड यानी डायरेक्ट मेथड जो है आपका, इसमें मदर टंग का जो यूज है वो प्रोहिबिटेड है, बच्चा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वही वाले स्कूल्स हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स या कुछ स्कूल्स होते हैं जहां पे हिंदी बोलने पे भी फाइन है, क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश के माध्यम से ही। तो टारगेट लैंग्वेज का यूज करके ही सिखा रहे हैं, वो माहौल चारों तरफ उसी भाषा का दिया हुआ है जिसको वो सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यानी वो ओवरऑल जैसे लैंग्वेज को यूज करता है ना, ये कुल वही है कि संपूर्ण जोड़ करके जो आप बचपन में पढ़ते थे। तो एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, जो भी आप कह रहे हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, यानी वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक बेशक उसने की है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है उस चीज के लिए बच्चों को प्रेज कर रहे हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक है। ये कौन सा उपागम है, ये कौन सी अप्रोच है, इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश में भी समझ लेंगे शब्दों को तो आपके लिए ईज हो जाएगी पेपर में। तो संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। स्ट्रक्चरल अगर ये होता तो नंबर काट लिए जाते स्पेलिंग पे, स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटे, इसका मतलब भाषा के समग्र प्रयोग की बात हो रही है। तो ये है समग्र भाषा उपागम, होल लैंग्वेज अप्रोच है, जहां आप भाषा को एक समग्र रूप में देख रहे हैं कि बच्चे ने जो अभिव्यक्ति की है, जो एक्सप्रेस किया है लैंग्वेज में, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है चलेगा, बट उसने जो बात कही है उसमें दम है, वो अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं। तो ये समग्र भाषा है जहां आप ओवरऑल लैंग्वेज को देखते हैं, उसने कैसे कल्पना की, कैसे अपनी बात को अभिव्यक्त किया, कैसे सोचा, इन सब चीजों पे आप देख रहे हैं। तो ये समग्र भाषा प्रयोग है। संप्रेषणात्मक तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है जहां पे बातचीत की आप बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे लिखने की बात हुई है। रचनावादी अप्रोच को ये सच अलग से नहीं है, जहां बच्चा एक्टिव है वो रचनावादी है। तो समग्र भाषा प्रयोग जो है सही उत्तर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखिएगा एक बार। देखो जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं हिंदी के लिए, जो भी हम कर रहे हैं इनफ हो जाएगा, मोर देन। ठीक, पेपर में ज्यादा अलग से दुनिया की कोई तीसरी चीज नहीं आती है। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली, जितना भी टाइम हमारे पास अभी है, तो मोर देन इनफ हो जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक भाषा अध्यापक को यानी एक लैंग्वेज टीचर को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। स्वच्छंद बोले तो इंडिपेंडेंट राइटिंग के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है, यानी हेल्पफुल होता है। जब बच्चे खुद से, फ्री राइटिंग कहते हैं इसको, इंग्लिश में फ्री राइटिंग के नाम से पूछा जाता है, यानी जो बच्चे का मन करे वो लिख सकता है, जो उसके मन में विचार आए वो लिख सकता है, बिना ये सोचे ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, कोई जज करेगा नहीं करेगा। जैसे आप अपनी डायरी में लिखते हैं, जो मन में आ रहा है लिखने लगते हैं। ठीक, जर्नलिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अगर हम देखें, देखते हैं पूजा उसको भी, अगर हम देखें यहां तो क्वेश्चन में 11 कहता है कि एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, यानी फ्री राइटिंग के लिए। तो उसका फायदा क्या है, लाभ क्या है ना। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसको वहां पे प्रयोग करके, इंक्लूड करके, जो भी उसने पहली लैंग्वेज में सीखा है उसको लिख पाएंगे। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी फ्लुएंटली लिख पाएगा बच्चा, और दूसरा क्रिएटिवली, जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, जिस तरह से वो प्रकट करना चाहे वैसे लिख सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। देखिए स्वच्छंद का मतलब ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, फ्री राइटिंग मतलब जो मन में आ रहा है लिखो, ये नहीं कि लिखना ही नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं, फिर तो राइटिंग ही नहीं बची अगर नहीं लिखना तो। फोर्थ है शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक या सटीक लिखना है, इस बारे में नहीं है। ये है बच्चे के जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो रचनात्मक विचार हैं, जो फ्री फ्लो में आ रहे हैं, स्वतंत्र या स्वच्छंद रूप से आ रहे हैं, वो बाहर निकल करके आ पाए। तो यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ, जो भी मन में फ्लुएंटली उसके विचार आ रहे हैं, प्रवाह में, एक नेचुरल फ्लो में अगर मैं कहूं, और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कुछ नए, कुछ क्रिएटिव वे में, क्योंकि अब वो बंधा हुआ नहीं है कि बस यही वोकैबुलरी यूज करनी है, यही शब्द भंडार यूज करना है, इस नियम के अनुसार लिखना है, नहीं, अब वो फ्री है। तो अब वो फ्री है तो फ्री होकर के ही लोग
ऐसी चीजें लिखते हैं जो रचनात्मक होती हैं, जहां वो स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस करते हैं। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में सीखा है उसको इंक्लूड कर पाएंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट लैंग्वेज में ही जनरली फ्री राइटिंग करते हैं, या जो भी आपको भाषा दी गई है उसमें बिना कुछ नियम कायदे कानून का सोचे आप फ्री राइटिंग करते हैं या स्वच्छंद राइटिंग करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी बाहर आएगी बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। यानी ये लर्निंग का एक टाइप ऑफ लर्निंग है बेसिकली, जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं यानी हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसमें दिमाग पे जोर पड़ेगा। दिमाग पे जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन यानी सोचना, चिंतन, तर्क, कल्पना, ये सब चीजें प्रयोग में आएंगी। तो जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, ये किस तरह का अधिगम है ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है संरचना अधिगम है, दूसरा ऑप्शन है मौखिक अधिगम है, तीसरा ऑप्शन है अवधारणा अधिगम है, या चौथा है गत्यात्मक कौशल है। यहाँ कोई दौड़ने भागने की तो बात हो नहीं रही है कि गत्यात्मक हो जाएगा। ठीक, संरचना कौशल है, अवधारणा कौशल है, क्या है? फटाफट से बताइए। क्लासेस चल रही हैं आपकी बैच में? जो नहीं चल रही है इसका मतलब टाइम टेबल में जगह नहीं बच रही होगी, तो वो कुछ दिन में शुरू हो जाएंगी, या उस तरह से वो प्रॉपर प्लान होता है। तो ये अवधारणात्मक समझ है बच्चे की, कि उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो यहाँ पे काम आएगी, कि बच्चों को उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब यूज करना है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की लर्निंग है तो आप यूज कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कितना मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता है तो वो अवधारणा लगा करके आप उसको सॉल्व कर देंगे। अवधारणात्मक अधिगम का यही मतलब है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या लर्निंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। ये कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के प्रयोग, मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। यानी ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा जो हम बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हैं या बोल करके जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, लिखित भाषा जो हम लिख करके, सांकेतिक भाषा जो संकेतों में, जैसे मैं अभी निशा को कहूं तो ये सांकेतिक भाषा है कि गुड कह रही हूं मैं उसको,